आवाज़ से। आज हम आए हुए हैं फिरोजाबाद श्री मुकेश पंचल जी के साथ, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्रुप के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और आज हम जानेंगे उनसे कि फिरोजाबाद जो कि एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से ग्लास का आइटम, तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे और कोविड में क्या असर पड़ा यहाँ का। प्लस हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में, क्या क्या वो प्लास्टिक रिड्यूस और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है यहाँ से भारत से प्लास्टिक को हटाना और बाकी उसमें क्या क्या योगदान दे रहे हैं और बाकी नमामि गंगे मिशन में इनका क्या योगदान रहा है, सब चीज़ जानेंगे। नमस्कार मुकेश जी। नमस्ते जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आपने फिरोजाबाद इंडस्ट्री को लिया है। और फिरोजाबाद के बारे में आपको बताऊं कि बड़ा ऐतिहासिक शहर है ये ग्लास के मामले में। लगभग 150 साल पुराना इतिहास है ग्लास इंडस्ट्री का फिरोजाबाद से। और सबसे खुशी की बात ये और है फिरोजाबाद में कि पूरे वर्ल्ड में जितनी इंडस्ट्री ग्लास की अकेले फिरोजाबाद में है, इतनी किसी भी वर्ल्ड में एक शहर में नहीं है। एक देश में भी लगभग मैं समझता हूँ इंडस्ट्री नहीं होगी जितनी अकेले फिरोजाबाद में है। और हम सब लोग यहाँ पर जो इंडस्ट्री हमारी प्रोड्यूस कर रही है, पहले तो बहुत सी चीज़ें बनती थी, धीमे धीमे वो रिमूव हो गई यहाँ से। जैसे स्टैंड लेयर बनता था पहले, यहाँ से ख़त्म हो गया, चाइना से इम्पोर्ट शुरू हो गया। और फिरोजाबाद से हम लोग हेडलाइट बनाते थे ग्लास की, जो प्लास्टिक में आ गई है, तो वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ ग्लास बीड्स बनता था, वो भी चाइना से आने लगा, वो भी बहुत कम हो गया। इस समय हम लोग बना रहे हैं टम्बलर ग्लास। हमने चेंज किया जब इंडस्ट्री रिमूव हुई जो हमारे सेगमेंट, तो हम नए सेगमेंट में आए। तो जैसे हम लोग आए 1995 से हम लोग एक्सपोर्ट में हमने पकड़ा बनाया मार्केट, जब ग्लोबल मार्केट था तो हैंडक्राफ्ट सेक्टर एक बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड में मार्केट है। आज फिरोजाबाद से लगभग 70 देशों में हम लोगों का बनाया हुआ माल निर्यात किया जाता है। फिरोजाबाद में ग्लास के अलावा अन्य कोई भी किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं है। एक दो इंडस्ट्री छोटी भी है, उनको मायने नहीं रखते हैं, गिनती में नहीं आती है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ, कांच के टम्बलर, टेबलवेयर के ग्लासेस, प्लेटें, कप, सॉसर वगैरह इस तरीके के आइटम बनते हैं। और बहुत ही एथेनिक सैंडलियर आज भी यहाँ बनते हैं, जिस पर हम गोल्ड प्लेटेड वगैरह का काम करते हैं, प्योर 24 कैरेट गोल्ड का। कांच की बोतलें बनाते हैं हम लोग। और इसके अलावा हम अन्य जैसे यहाँ पर काम चल रहा है बीड्स, हाई क्लास बीड्स वो बना रहे हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आगामी 10 साल में यहाँ पर जो सोलर पैनल प्लेटें बनती हैं, वो भी कांच की यहाँ उत्पादन शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो आजकल हम जैसे देखते हैं ग्लास तो एक अच्छी चीज़ मानी ही जाती है, बट हम देखते हैं प्लास्टिक का यूज़ जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम देखेंगे पानी से लेके पैकेजिंग तक प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि भारत से हमको सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत जल्दी निकाल देना है, कम यूज़ करना है, क्योंकि हम उसको रिसाइकिल नहीं हो पाता और ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो उसमें फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री कैसे योगदान दे रही है, कितना हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है इस चीज़ में, उस चीज़ों के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्लास्टिक चाहे किसी भी रूप में हो, उसमें बीपीएल लीचिंग होता है। इसको फूड ग्रेड में तो कहीं भी यूज आना ही नहीं चाहिए। फूड ग्रेड में हम लोगों का मतलब होता है कि जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, लिकर इंडस्ट्री है, शराब, बियर, इस तरीके की चीज़ें हैं, शहद है, दूध है, केचप है, मतलब कोई भी खाने पीने की चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। आज मजबूरी है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, जैसे हम लोग बार बार थैलियों के ऊपर फोकस करते हैं। थैलियाँ बहुत एक छोटा रूप है, बड़ा रूप आप सर्वे करेंगे, नदी नाले जितने भी हमारे प्रधानमंत्री के मिशन हैं 2014 से, जैसे स्वच्छता गंगा मिशन या स्वच्छता मिशन, मतलब जितने भी आप कोई भी आयुष्मान उनका मिशन है, उन सबको जो आज के समय में फेल करने वाला है वो प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की थैली है। प्लास्टिक की थैली सेकेंडरी आती है, नंबर 1 प्लास्टिक की बोतल आती है। आप बोतल पर देखिए, अभी डेंगू फैला,
जी सर्वविदित पूरे देश में फैला। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेंगू फैला, फिरोजाबाद सेंटर था पूरे इंडिया का। बहुत यहाँ पे जो भी जिस तरीके की यहाँ पर जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए, उनकी बहुत ज़्यादा गिनती रही फिरोजाबाद में। तो हम लोग उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व भी रहे। यहाँ पर जैसे ब्लड डोनेशन क्लब हम लोगों ने लगाए थे, हमारी एक साथी फाउंडेशन है, ट्रॉमा सेंटर है हम लोगों का यहाँ पर। तो वहाँ हमने एक दिन में 300 यूनिट ब्लड डोनेट किया एक ही दिन में। ये भी एक रिकॉर्ड था इंडिया में कि एक ही जगह पर 300 से ऊपर ब्लड डोनेट जब हम लोगों ने करवाया, एक ही दिन सब लोगों ने एक ही दिन में, और वो भी सीमित टाइम में। अब प्लास्टिक के अंदर जब पूरी एक लखनऊ से टीम आई थी मेडिकल की और साइंटिस्टों की टीम आई, तो उन्होंने चेक किया कि जो खाली प्लॉट पड़े हुए थे वहाँ पर बोतलें पड़ी थी। उन्होंने सफाई तो कर दी, पानी हटा दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया। जो बोतल के अंदर पानी बारिश का जमा हुआ, उसके अंदर कीटाणु थे डेंगू वाले, तो सबसे ज्यादा वहां से फैला ये। दूसरा बीपीए लीचिंग होती है प्लास्टिक में, ये सब विदित है, WHO को भी रिपोर्ट है। आप थोड़ा सा गंभीर साहब से WHO वगैरह से कॉन्टेक्ट कराइए। अब जैसे शराब की देसी शराब की मौतें होती है, जितनी मौतें होती हैं वो कोई अंग्रेजी शराब में नहीं होती। आप देखिए वो सब कांच की बोतलों में आती है, देसी शराब प्लास्टिक की बोतल में आती है। तो शराब तो पहले से ही जहर है और प्लास्टिक से महाजहर बन जाती है, और सभी गरीब लोग उसमें काल की भेंट चढ़ते हैं उसमें। तो हमको विशेष ध्यान जो देना चाहिए इस समय, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी मिशन जो चालू किया है प्लास्टिक मुक्त भारत का, उन्होंने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल मुक्त आह्वान किया हुआ है। ये पिछली सरकार में भी, जब पिछली बार प्रधानमंत्री थे तो करीब 7 से 18 में भी उन्होंने मिशन चालू किया था। तो उस समय तत्कालीन खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी थे। जो प्लास्टिक की आप देखिए कि पहले हम लोगों के यहाँ सलाइन जो बोतल होती है जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट ब्लड में चलाई जाती है। प्लास्टिक 100% लीचिंग हो ही रही है। माइक्रो प्लास्टिक साइबेरिया तक पाई जा रही है। समुद्र के पानी में, बर्फ में वहाँ के माइक्रो प्लास्टिक के कण वायु में भी पाए गए हैं, साइबेरिया में जहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ लगभग एक आदमी 10 से 15 हजार माइक्रो प्लास्टिक के कण सांस के द्वारा डेली खा रहा है। आप जांच कर लीजिए। और पहले आज से हम 20 साल पीछे चले जाते हैं, किसी गांव में, मोहल्ले में, शहर में कोई कैंसर हो जाता था तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था। आज घर घर में कैंसर है। उसका मुख्य कारण प्लास्टिक ही है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जितना भी हम लोगों का वायुमंडल, जो हम लोग पॉल्यूशन या इन सब चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं, उसकी मेन जड़ यही है। आप ये देखिए कि हमारी सरकारों का, स्टेट गवर्नमेंट हो, भारत सरकार हो, इनके इतने बड़े बड़े बजट केवल किस बात के हैं? गंगा सफाई, यमुना सफाई, स्वच्छता अभियान, और हम लोगों का नगर पालिकाओं का जो बजट है, जितनी भी नगर पालिकाएं हैं इंडिया की, उन सब का, आप जितने भी सीवर लाइनें हैं, जितने भी नदी नाले हैं, वो सब उसी से चौक हो रहे हैं। आप कहीं भी खड़े होकर देख लीजिए। और इतना बजट हम खर्च करने के बाद केवल हम प्लास्टिक की जो सिंगल यूज बोतल है उसके ऊपर अगर हम रोक लगा देते हैं, आप देखिए इंडिया का बजट भी एकदम से नीचे आ जाएगा इन सब के ऊपर। और एक बहुत बड़ा, चाहे वो आयुष्मान भारत के रूप में हो, चाहे वो सफाई अभियान के में हो, चाहे गंगा यमुना के में हो, एक बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा इससे। जी, अभी आपने अपनी फाउंडेशन का नाम लिया, साथी फाउंडेशन, और उसमें आपने ब्लड डोनेशन के बारे में बताया। बाकी और जैसे कुछ आपके दिमाग में एक सोशल लाइफ भी है यहाँ पे आपके दिमाग में फाउंडेशन बनाना, उससे क्या क्या कार्य आप आगे करना चाहते हैं, या आगे आप उसको किस प्रकार से देखते हैं कि उस फाउंडेशन से हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं ग्राउंड लेवल पे? मैं देख रहा हूँ आपको ग्राउंड लेवल पे हम बात कर रहे हैं। आप जो बदलाव लाना चाहते हैं मेनली ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, तो उस फाउंडेशन के जरिए आप उसको कैसे देखते हैं आगे? इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए हर पब्लिक का जितना भी हम लोग हैं, हम हर चीज़ सरकार के ऊपर डाल देते हैं। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। हम लोगों को अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। आज हम अपने अच्छे से अच्छा घर में फर्नीचर लगवाना चाहते हैं,
चौखटें लगवाना चाहते हैं, सब लकड़ी की। हमको खुद अपने आप को चेंज होना पड़ेगा कि हम उस लकड़ी से हटें, उसकी जगह कोई दूसरा ऐसा मटेरियल यूज करें जिससे हम लोगों की पेड़ों की कटाई बंद हो, हम लोग वृक्षारोपण करें। आज हम पिछले 20 साल से वृक्षारोपण कर रहे हैं और 4 लाख से ऊपर मेरे द्वारा लगाए हुए पेड़ आज चल रहे हैं, जो 50-50, 60-60 फुट के हैं आज भी। मैं वो भी आपको दिखवाऊंगा आज जी। और हम लोग यहाँ एक साथी फाउंडेशन है, एक ट्रॉमा सेंटर करके हम लोग 2 संस्थाएं मेडिकल के लिए चला रहे हैं। इसमें हम लोगों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ, विवर्ल्ड ट्रॉमा सेंटर के नाम से, और उसमें हम लोगों के यहाँ न्यूरोलॉजी के ऑपरेशन भी होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आगरा कमिश्नरी में इतना बड़ा हॉस्पिटल शायद नहीं है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर करीब 200 बेड का हॉस्पिटल है और जितनी भी अभी कोरोना काल खंड रहा है पिछले 2 बार साल से, तो उसमें आपने देखा होगा हमारे फिरोजा में डेथ रेट बहुत कम थी। उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे यहाँ की मेडिकल कॉलेज की पिछले 2018 में स्थापना हुई थी। माननीय हमारे यहाँ के विधायक हैं मनीष सतीजा जी, उनके प्रयासों से, तो उसका नड्डा जी ने यहाँ उद्घाटन भी किया था यहाँ पर। तो उसमें हम यहाँ पर वो लगातार कोविड सेंटर में रहते असीजाई हैं और बाकी जन प्रतिनिधि कोई भी कहीं भी नहीं दिखता था। या पूरा आप लोग तो टीवी चैनल से आप तो देखते ही हैं, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि वो उनसे जी। तो उस पीरियड में हमने एक तो 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की साथी फाउंडेशन के तहत एक बैंक बनाई थी। हमारे यहाँ जो बच्चों का एक वार्ड तैयार किया गया था, उसमें 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने वहाँ दिए थे। 100 बेड का बना था, तो 50 बेड उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी थी उस समय। तो उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर है हम लोगों का, उसमें हमारी आज की भी ओडीपी मतलब जो ओडी होती है इसकी, वो भी कम से कम मैं समझता हूँ उस ओडीपी में पर डे 1000 के लगभग एक दिन में लोग आते हैं वहाँ। और आप लोगों की पीड़ा से, जनता की प्रेरणा से हम सब लोग एक अच्छा कर रहे हैं। साथ ही फाउंडेशन के तहत हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने हम लोगों को एक 1.5 लाख स्क्वायर फुट जगह दी है, जिसमें हम कैंसर हॉस्पिटल बनाने की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी या तो ग्वालियर है या लखनऊ है, आगरा में भी नहीं है, या दिल्ली जाना पड़ता है, जो गरीब लोग नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक निःशुल्क इस तरीके की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं चैरिटी के रूप में, कि यहाँ पर एक कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल भी बन गया है। जी, आपने अभी जैसे हमने कोविड का बात है, कोरोना की बात है, कोरोना काल में व्यक्तिगत तौर पे और बाकी जितने भी हमें नुकसान हुए, लॉसेस हुए, वो सब तो हम सब ने ही देखे पड़े। बाकी बिजनेसेस का भी देखा हमने, व्यापारों का भी देखा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारा जो ग्लास का जो काम है, ये ज़्यादातर हमारा एक्सपोर्ट पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो कोरोना काल में उस चीज़ में क्या, जैसे मैं अभी फैक्ट्री में घूम रहा था, तो बहुत से वर्कर हैं जो जिनकी आजीविका इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो कोरोना काल में उस चीज़ में यहाँ पे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या चीज़ें हुई जो कि शायद बहुत से लोगों ने कहा कि हमने 30-40 साल के अपने करियर में पहली बार देखी है कि ऐसा हो रहा है कोरोना काल में। तो ऐसी क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा और उससे बाहर आने में कितना समय लगा, और आपको अब कैसा व्यापार में कैसा तेजी है, या अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, या कोविड का क्या हमें लग रहा है इस समय? फिरोजाबाद में लगभग 108 निर्यातक हैं। 70 देशों में हम लोग निर्यात करते हैं, जिसमें क्रिसमस ऑर्नामेंट्स है, क्रिसमस ट्री है, या जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो लगभग हैंडक्राफ्ट है। उसमें लगभग 10 लाख लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो उसके अंदर क्या है कि हम लोगों की कैटेगरी है। कैटेगरी में कुछ तो फेस्टिवल होते हैं, जैसे अपने यहाँ होली, दिवाली, रक्षाबंधन होता है, ऐसे ही उनके यहाँ पर हेलोविन है, हार्वेस्ट है, ईस्टर है, क्रिसमस है। क्रिसमस में लगभग 60% की हिस्सेदारी रहती है। पहला जब कोरोना आया था तो उस समय क्रिसमस के माल की सप्लाइयाँ जा रही थी, जो एकदम से होल्ड हो गई। और लगभग क्योंकि एकदम अचानक सब कुछ हुआ था, पूरा 60 दिन लॉकडाउन रहा था,
तो जितनी भी शिपिंग लाइन्स हैं, एयरलाइंस हैं, सब कुछ ठहर गई थी वहीं की वहीं। तो 60% माल कम गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद में एक हार्वेस्ट का सीजन आया, तो फिर धीमे धीमे लॉकडाउन में ढील मिली थी, थोड़ी थोड़ी छूट मिली, तो उसके अंतर्गत माल गया और हम लोगों ने उसको लगभग 20% उससे क्रिसमस से हमने उसको राइज किया। तो 80% तक पहुंचे, 20% में हम लोग फिर भी नुकसान में रहे। जब दूसरा कोरोना जब आया तो भयंकर तो बहुत था, लेकिन गवर्नमेंट की उसमें उद्योग के ऊपर छूट रही थी। इधर इंटरनेशनल लेवल पर पहले कोरोना में इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, वहाँ अपने से भी बहुत ज़्यादा मारामारी थी। तो उस पीरियड में बहुत दिक्कत हुई थी। दूसरे में सभी लोग थोड़ा सा तैयार हो गए थे, और दूसरे कोरोना में समझता हूँ कि हम लोगों ने उसको 90% तक अचीव किया, और एक नया प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला। नए प्लेटफॉर्म में बाहर आ नहीं रहे थे, हम लोग वहाँ जा नहीं रहे थे, तो हम लोगों का एक वर्चुअल मीटिंग जूम के माध्यम से, वेबएक्स के माध्यम से, इस तरीके हम लोगों की मीटिंगें हुई। और जूम मीटिंगों में हम लोगों ने अपने अपने शोरूमों में स्टूडियो बनाए, बायरों को दिखाया। जितना वो बायर खुद देख नहीं सकता था, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट उसने जूम के माध्यम से वर्चुअल देखे, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। लगभग पिछले साल से हैंडक्राफ्ट सेक्टर में 1.6% का हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया। जो इतने कोरोना काल खंड हुआ, इन सबको देखते हुए हम इसको आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे उद्योग बंधुओं के जो भाई लोग हैं, उन्होंने, हमारे स्किल्ड लेबर है, हमारे आर्टिफिशियल हैं, उन्होंने अच्छा काम किया और हमको अच्छा लगा। मुकेश जी, जैसा हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे, हम लोग मतलब एक युवा देश माना जाता है। तो अब हम देखते हुए आए हैं कोविड में, उससे पहले भी एक बेरोजगारी की दिक्कत हमेशा रहती है। तो फिरोजाबाद में यूथ के, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। फिरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्री से आपने बताया कि फिरोजाबाद में ही जितना बड़ा काम है वो भारत में कहीं भी नहीं है। तो हम युवाओं के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं, जिससे इसी इंडस्ट्री में हमारा युवा आना चाहे और ज़्यादा से ज़्यादा और हम तरक्की कर सकें, बहुत बड़ा इंडिया को एक हब बना सकें ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। और भारत ही नहीं, बाकी वर्ल्ड से, पूरे विश्व से हम ये प्लास्टिक को हटाने में, ये प्लास्टिक के यूज़ को कम करने में, या कहें तो हटाने में, जिससे हम उसमें कारगर हो पाए। तो उसके लिए युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भी बार बार कहेंगे आप गुजरात की तारीफ करते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया घुमाइए, आप रेड लाइट पर खड़े होंगे तो खटखट की आवाज आएगी और कोई ना कोई भिखारी खड़ा होगा कटोरा लेके, आपको पूरे प्रयास भिखारी ही नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ रोजगार इतना है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार पिछले समय से जो काम एक जीडीपी के लिए या रोजगार सृजन के लिए कर रही है, उसमें जैसे ओडीओपी के तहत हम लोग, ओडीओपी में भी आता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और हमारा वाणिज्य मंत्रालय है जिस लेवल से, या एमएसएमई मंत्रालय है, काम कर रहा है, जैसे कौशल विकास योजना है, इसके अंदर हमारे यहाँ जो स्किल्ड लेबर है उसकी कमी बहुत महसूस होती है। और अगर वो लेबर पूरी हो जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो निर्यात भी बढ़ेगा और जीडीपी दर भी बढ़ेगी उसकी। तो आज जो परेशानी आ रही है, मैं समझता हूँ उससे दूर होगी। हमारे यहाँ ये एमएसएमई गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री करके एक सेंटर बनाया हुआ है, करोड़ों रुपए का उसमें एक सरकार लगा रही है। आगे हम लोगों की एक एक्सपोर्ट प्रोडक्शन काउंसिल ऑफ हैंडक्राफ्ट है भारत सरकार की, जिसमें जॉइंट कन्वीनर भी हो गए उसमें, और उसके माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार से जगह लेके उसमें एक इंटरनेशनल लेवल की लेबोरेटरी लगा रहे हैं। आज हम लोग जो भी निर्यात करते हैं उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, नोएडा भेजते हैं, वो हमारे यहीं होंगे। और उस पर 60% हम लोग रिबेट दे रहे हैं इस बात की, अगर 100 रुपये का खर्चा आता है तो वो 40 रुपये हम लोगों को पे करने होंगे हमारे निर्यातकों को। बाकी 60% में
क्योंकि जगह मशीनरी सब सरकार दे रही है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो बड़ा फायदा होने वाला है उसमें। और रही बात नए, हमारा जो युवा है, नई सोच है, युवा हम लोगों से ज़्यादा होशियार है। आप देखते हैं कि भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टार्टअप करके बनाया, तो आज जैसे ओयो है या चाय है, इस तरीके के कई, ओला है, मतलब ऐसे स्टार्टअप आगे आए, या पेटीएम है, वो आज कहाँ के कहाँ पहुँच के, आज उनके जो आईपीओ भी आ रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल के एक इतने अमाउंट के आ रहे हैं इतनी जल्दी। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि इतना हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी जिस लाइन पर काम कर रहे हैं, इस पर करते रहें तो हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत ऊपर जाएगा और कोई भी युवा हमारा बेरोजगार नहीं रहेगा। हमारे युवाओं के लिए संदेश हो रहा है, वो जो सरकारी नौकरी का एक भूत है ना, उसको हटा देना चाहिए। उसमें एक सीमित है, जितने भी जो काम नहीं करना चाहते, फ्री का पैसा चाहते हैं, वो सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, उसमें रिश्वत भी देखते हैं। आने वाले समय में रिश्वत जीरो होने वाली है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये मेरा उनको संदेश है कि अपना बिजनेस चालू करें। अरे छोटा बिजनेस ही एक बड़ा बनता है। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो बिजनेस है ये मैंने बहुत छोटे रूप में मैंने खुद मजदूरी की हुई है। मेरे परिवार में मेरे भाइयों ने, मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने, सबने मिलके हमने चूड़ी का छोटा सा कारोबार शुरू किया था। घर पे ही बनाते थे हम लोग, उसको तैयार करते थे, हमारी माँ, बहनें, बेटियां उसको पैक करती थी और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। आज हम लोग जो इंडिया में या वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, उनके साथ हम लोग बैठते हैं। कल भी हमारी एक ऑल इंडिया फेडरेशन की मीटिंग थी जिसमें मैं तैयार हूँ। 12 खंबा दिल्ली रोड में हम लोगों का ऑफिस है, वहाँ ऑल इंडिया फेडरेशन का। तो उसमें हिंदुस्तान नेशनल गिलास है, पीरामल गिलास है, एमर्ज गिलास है, तो सब कंपनियां वहाँ थी। हम लोग उनके साथ आज बैठ रहे हैं। तो मैं अपने युवा बंधुओं को एक संदेश देता हूँ कि वो जो सरकार की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उसमें बिल्कुल नहीं जाए। जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े पैकेज की नौकरियां हैं और अपना स्टार्टअप शुरू करें। भले ही छोटा काम हो, छोटे काम से ही आप ऊपर तक जाएंगे। आप चाहे पुराना इतिहास देख लीजिए, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सब छोटे से ही बड़े पे गए हैं। जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें आज दिया और फिरोजाबाद के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। साथी फाउंडेशन से आप क्या क्या कर रहे हैं और व्यापार जगत में आप क्या क्या कर रहे हैं और फिरोजाबाद के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें जानकारी मिली आपसे, इतना सब कुछ जानने को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा मैं ऐसे जुड़े रहें और आगे आपसे और वैल्यूएबल ये चीज़ें हम आपसे बटोरते रहें। आपका कीमती समय अगर मिलता रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद।